हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष रंजन और आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सेट नंबर 9 के पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक को देखा था। आज हम उसी सेट नंबर 9 के पार्ट 2 को देखेंगे, जहां 51 से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और 51 से लेकर के क्वेश्चन 100 तक को क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है। जल की बूंदों से डैश है होकर इंद्रधनुष बनता है, यानी जल की बूंदें किससे होकर करके इंद्रधनुष का निर्माण करती है। तो देखिए, जल की जब बूंदें गिरती है तो उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, पर उसका प्रतिबिंब बनता है और उसके बाद अपवर्तन क्रिया के बाद उसमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसके आंसर आपके पास ऑप्शन है प्रकाश का प्रतिबिंब इससे बनता है, प्रकाश का अपवर्तन इससे भी बनता है, और सी नंबर ऑप्शन है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। तो सी नंबर यहाँ ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन और प्रतिबिंबन दोनों कारण बनता है। तो इसके आंसर क्या होंगे? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है, सो देखिए। 1 और 2 रुपये के सिक्के किसके बने होते हैं? देखिए, इस सेट में एक सवाल आया था कि 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के किसके बने होते हैं। तो आपको मैंने एक बात बताया था कि 5 रुपये के सिक्के 2 तरह के बने होते हैं। एक सिक्के स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और एक सिक्के जो है तांबा और निकेल का मिश्र धातु से बना होता है। 5 रुपये के 2 देखिएगा, एक पीले जैसा सिक्का है, एक स्टील जैसा सिक्का आता है 5 रुपया का, लेकिन 10 रुपया का सिक्का सिर्फ तांबा और निकेल का बना होता है। यहाँ पर सवाल आपका पूछ दिया 1 रुपया 2 रुपया के सिक्के किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास पेरिटिक स्टेनलेस स्टील, चांदी और स्टील, तांबा और निकेल मिश्र धातु और स्टील और पीतल। तो यहाँ पर पहला नंबर जो ऑप्शन है आपका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ये सबसे सटीक है, क्योंकि 1 और 2 रुपये के जो सिक्के होते हैं वो स्टील के बने होते हैं और 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का तांबा और निकेल का बना होता है। तो याद रखना, इसमें ए नंबर इसका आंसर है 52 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, सो देखिए। यदि भाग का अर्थ, सवाल में पूछा गया, यदि भाग का अर्थ प्लस हो, डी का अर्थ गुना हो, एच का अर्थ भागा हो और यू का अर्थ माइनस हो, तो आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है 2W4H3D7H, उसके बाद और लंबा दिया हुआ है 4U9H4D4H5, इस तरह दिया हुआ, कहता है इसको सरल कीजिए। तो ये सवाल देखिए, मैंने 1 से लेकर 8 नंबर सेट तक कई बार बता चुका हूँ और इन सब सवालों को आपको खुद बनाना है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर आधारित होता है। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल छोड़ दे रहे हैं, आपको गुना और भाग में गलती हो जा रहा है, तो फिर ये आपके लिए बहुत परेशानी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, W के जगह पर प्लस लिखना है, D के जगह पर गुना लिखना है, H के जगह पर भाग लिख देना है और U के जगह पर माइनस लिख देना है। और जब ये आप चेंज कर देंगे तो सिंप्लीफिकेशन का नियम लगा देंगे। पहले यहाँ पर सबसे पहले भाग का क्रिया करिएगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का बनाने की कोशिश करनी है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कैप्चा क्या है या इसका प्रयोग कहाँ, इसका प्रयोग क्यों करते हैं या कहाँ होता है, ये सवाल आपका पूछा गया है कि कैप्चा के बाद खाली स्थान है। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो कैसा प्रोग्राम है इसके बारे में चर्चा है। तो देखिए, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल ये सही है। ये जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 55। एक IT फर्म निम्नलिखित मापदंडों की पूर्णता करने वाले छात्रों को चयन करती है, यानी जो भी छात्र जो इनके मापदंड दिए हुए हैं 1 से लेकर 3 नंबर तक। देखिए, सवाल 2-3 सेट में आ चुका है और देखिए बार बार कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो आपको कवर करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर कितना है 55। और क्या किया गया, एक कंपनी 3 तरह के मापदंड निकाला है। देखिए, पहला मापदंड इसका क्या है, सो देखिए, कहता है ऐसे छात्र का ये चयन करेगी जिन्होंने 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष शिक्षा, यानी 10वीं के बराबर की शिक्षा में कम से कम 70% अर्जित अंक किए हैं। तो आप लिखिए कि पहला इनका है जो चयन करने का कि 10वां में कितना होना चाहिए, 70% अंक होना चाहिए, इनका पहला कंडीशन है। दूसरा वाला इनका कंडीशन क्या है, मापदंड है, ऐसे छात्र का चयन करेंगे जिनको 12वीं कक्षा में या उनके समकक्ष में 60% अंक आया होगा। इनका दूसरा जो है चयन करने की प्रक्रिया है कि 12वीं में आपको मिनिमम कम से कम 60% अंक लाना होगा। और तीसरा इनका क्या है मापदंड का प्रक्रिया कि ऐसे छात्र जो केवल विज्ञान संख्या में हो, विज्ञान शाखा से हैं,
यानी सिर्फ उन्हीं छात्र का चयन हम करेंगे जो छात्र साइंस से पढ़ाई किए हैं, यानी आर्ट्स हो जाए या वाणिज्य हो जाए उनका चयन हम नहीं करेंगे, ये कंपनी का कहना है। अब देखिए इसके बाद 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। कहता एस नाम का एक व्यक्ति होगा जो एस एक कला शाखा का छात्र है। देखिए कला का मतलब वो आर्ट्स पेपर का। अब सोचिए यहाँ पर चयन उन्हीं का होगा जो साइंस पेपर लिए हुए हैं, तो आर्ट्स वाले का चयन नहीं होगा, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि जैसे ही कला आ गया तैसे ही बेचारा का नहीं हो पाएगा। दूसरा नंबर इसका ऑप्शन क्या कहता है कि पी ने 12वीं कक्षा में 80% और 10वीं में 90%। 12वीं में लाया है कितना 80%, तो 12वीं में लाना था 60% और आप लाए 80%, तो आपका चयन हो सकता है। तथा 12वीं में 80% तथा 10वीं में 90% अंक अर्जित किए, लेकिन वो वाणिज्य का अध्ययन करता है। वाणिज्य का मतलब वो कॉमर्स पेपर का, तो यहाँ पर छात्र कैसा चाहिए, साइंस का चाहिए, तो बी वाले ऑप्शन का भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब सी नंबर व्यक्ति का नाम यू है। कहता यू जिसने कक्षा में 10वीं में 65%, 10वीं में लाना कितना था 70%, और आप लाए हैं मतलब यू नाम का व्यक्ति लाया है 65%, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। डी नंबर में आइए, जी जिसने 10वीं में 75%, लाना था 70, लाया है 75, 12वीं में 65, 12वीं में लाना था 60, लाया है 65, और वह विज्ञान का अध्ययन करता है, यानी इसका मतलब साइंस तीनों मापदंड जो है इनको पूरा करता है। तो इसके आंसर क्या होंगे, डी नंबर होंगे। ये सब सवाल देखिए कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो लॉजिकल, जो आपको खुद सोचने से। अब लोग क्या होता है जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो जब इतना बड़ा सवाल आता है तो उनको लगता है बहुत कठिन सवाल होगा या पेचीदा होगा, बिना देखे उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये सवाल जरूर बड़ा है लेकिन उसके आंसर उतने ही छोटे हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान टाइम लगा करके देखना चाहिए ताकि हम अपना एक नंबर सुनिश्चित कर सकें। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 पर, मिटा देते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, सो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या का योग 15 है। 2 अंकों की संख्या, अंक x y मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है। कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और उनका अंतर 3 है। अगर इनका अंतर करते हैं यानी x माइनस y करते हैं तो 3 आता है। तो समीकरण में y y कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एक y में से y चला गया। अब यहाँ हो गया 2x बराबर 15 3 18, तो x का मान 9। अब 9 के बाद 9 6 15 होना चाहिए, तो y का मान कितना 9, 9 6 15 आ जाएगा, दोनों का अंतर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपके 9 और 6 हैं, यानी 6 9 है, जो भी हैं आपके आंसर हैं। देखिए आप सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते थे। अगर आपके पास 6 और 9 ऑप्शन दिए हुए हैं तो कहता है इनका योग 15 होना चाहिए। देखिए तो 9 6 15 हो जाएगा, इनका अंतर 3 होना चाहिए, सिर्फ आप देखते और आंसर बन जाता। तो ऑप्शन से ये सवाल 2 सेकंड का है, और बाई मेथड बनाइएगा तो 5 सेकंड का सवाल है। निर्भर करता है आपके ऊपर। देखिए ऑनलाइन एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व होता है, और आपको ये कोशिश करना है कि मेरा टाइम भी बचे। 57 नंबर, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, कोई ये सब लॉजिकल सब सवाल होता है और कुछ नहीं है। इकाई और दहाई, जैसे मान लिया जाए हम लिखते हैं 32, तो ये इकाई होता है, ये अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है पहला वाला। और ये जो 32 में आप लिखे हैं तो ये 3 जो है ये आपका दहाई अंक कहलाता है। और ये कहना चाहता है सवाल में कि दहाई के अंक पर 2 आना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो कहाँ से, 20 से शुरू होगा, तो देखिए 2 दहाई के अंक पर आ जाएगा। तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, क्या 30 को लिखेंगे तो 2 आएगा दहाई पर, नहीं आएगा, तो 30 को हम नहीं लेंगे। तो पूछा है बताइए कितनी ऐसी संख्या है जिसके दहाई अंक पर 2 आएंगे। इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, दहाई अंक पर 2 आना चाहिए। इनको इकाई अंक से मतलब नहीं है, तो गिन दीजिए 2 2 4 2 6 1 7 3 10। इसके आंसर क्या जाएंगे, 10 जाएंगे। देखिए सवाल बहुत ईजी होता है। मैथ रीजनिंग में अगर आप ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा भी तो आप आसानी से कवर कर जाएगा। एनटीपीसी एग्जाम में हौसला पूरा बनाए रखिए एकदम। सवाल को आप ये सोच के बनाइए कि 60 में 60 सवाल हमको बना देना है। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर के 60 नंबर तक। ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है जो वेन डायग्राम में आपको पढ़ना है, और ये रीजनिंग का सवाल है। और यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया। देखिए फिगर हम आपको बना दिए हैं, ऐसे फिगर हम आपको दे भी दिए हैं क्वेश्चन में। एक फिगर ये जो छोटा वाला वृत्त है वो दूध को प्रदर्शित करता है, बड़ा वाला जो वृत्त है गर्म पदार्थ को, गर्म पेय को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो वृत्त यहाँ से यहाँ तक है वो कॉफ़ी पीने वाले को प्रदर्शित करता है, और यहाँ से यहाँ जो ग्राफ है इस तरह से बना हुआ ये चाय पीने वाले को, और यहाँ से यहाँ ठंडे पेय पदार्थ को, यानी कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्प्राइट हो गया, इन सबको पीने वाले को।
पसंद करता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, केवल चाय और कॉफ़ी। तो पहले कॉफ़ी वाला ये हुआ, चाय वाला ये हुआ, तो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। दोनों ने गर्म पेय पिया नहीं है, यानी गर्म पदार्थ पीना नहीं चाहिए। तो गर्म पेय का देखिए यहाँ से लेकर के इतना बड़ा ग्राफ है, यानी गर्म पेय होना नहीं चाहिए, तो गर्म पेय सब खत्म हो गया। तो बच कौन जाएगा, 1 2 3 4 को यही बचेगा, क्योंकि सब तो गर्म पदार्थ वाला खत्म हो गया। 5 जो ठंडा पदार्थ पी रहा है, चाय तो कॉफ़ी पी नहीं रहा है, तो अब 3 गो ऐसा है जो चाय और कॉफ़ी पीता है, लेकिन केवल चाय और कॉफ़ी बोला है, यानी सिर्फ चाय या कॉफ़ी, दोनों नहीं पीना चाहिए। केवल वर्ड आया तो यानी दोनों नहीं। तो ये 5 जो बीच में है वो चाय भी पी ले रहा, कॉफ़ी भी पी ले रहा है और चाय भी पी ले रहा है, तो 5 की काउंटिंग नहीं करेंगे। यानी कितना काउंटिंग होगा, 10 5 15 का काउंटिंग होगा, यानी 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। कहता है और कितने प्रतिशत लोग हैं, प्रतिशत में पूछा है, संख्या में पूछता तो 15 आंसर आ जाता, लेकिन प्रतिशत में पूछा है। तो प्रतिशत में निकालने का मान होता है मूल मान जो आया, मूल मान बटा कुल मान, कुल यानी टोटल को जोड़ना है। तो टोटल को आप जब जोड़िएगा तो देखिए 20 20 40 10 50 50 30 80 10 90 10 100 100 और 50 150 150 155 5 60 70 और 80, कुल कितना हो गया 180। कुल का मान निकालिएगा तो पूर जाएगा 180। तो देखिए यहाँ पर पूछा प्रतिशत, तो करेंगे 15 बटा 180 गुने 100, सुना सुना कैंसिल हो जाएगा और काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका आधा 5 आधा 9, यानी 15 25 75 बटा 9, तो 9 8 72, 8.34% इसका क्या है आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और 8 दशमलव कोई तो है नहीं आंसर। तो पहला नंबर सवाल हो गया। दूसरा नंबर सवाल है जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म एवं ठंडे पेय पीते हैं उन लोगों की कुल संख्या कितनी है। जो चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा का मतलब हुआ चाय कॉफ़ी और दूध को नहीं पीना है, तो चाय को हटा दीजिए भाई, चाय खत्म, कॉफ़ी खत्म, चाय खत्म, और ठंडे पे कहता है चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा, दूध को भी हटा दीजिए, तो चाय कॉफ़ी सब हट जाएगा, दूध वगैरह सब हट जाएगा, तो कौन कौन बचेगा ये पूछा है आपसे। देखिए गर्म पेय के बारे में है, उन लोगों का संख्या बताना है, क्योंकि गर्म पेय का चर्चा ही नहीं। कहता है चाय कॉफ़ी और दूध के अलावा गर्म और ठंडे पेय पीते हैं, यानी चाय कॉफ़ी और दूध को हटा देना है, गर्म और ठंडा वाला पीता है उनका संख्या बताना है। तो कॉफ़ी का हटा दीजिए, चाय का हटा दीजिए, दूध का हटा दीजिए, तो बचेगा क्या भाई, तीनों फिगर को हटाइए तो बचेगा आपके पास 20 10, क्योंकि सिर्फ गर्म पीते हैं, चाय कॉफ़ी दूध से इनको मतलब न है। तो 20 10 30 और 5 इधर, 35 ऐसे 59 नंबर का क्वेश्चन जाएगा, आंसर जाएगा 35 ऐसे लोग हैं जो चाय दूध और कॉफ़ी से इनको मतलब नहीं है, इनको गर्म पदार्थ और ठंडे पदार्थ से मतलब है। अगला सवाल क्या है, वे लोग जो दूध पीते हैं, तो दूध पीने वाले कितने हैं जरा काउंटिंग कीजिए। तो दूध पीने वाले 20 10 30 40 5 45, दूध पीने वाले कितने हैं 45। दूध पीने वाले उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं, यानी गर्म पदार्थ का टोटल मान आ गया यहाँ से यहाँ तक एकदम, तो सबको जोड़ लीजिए कितना आता है। देखिए 20 20 40 40 और 10 50 30 80 80 और 30 110, फिर से 20 20 40 40 10 50 50 30 80 80 10 90 90 10 80 और 90 90 और 20 110 140 50 155 इनका आपसे पूछ दिया अनुपात, तो अनुपात बता दीजिए, तो काटिए 9 5 45 और 31 5 155, यानी 9/31 या 9 अनुपात 31, आंसर नंबर डी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 नंबर के बाद है क्वेश्चन नंबर 61। क्या कहता है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनसे अलग जोड़े को ज्ञात कीजिए। पारा तरल, पारा जो है धातु होने के बाद भी तरल अवस्था में पाया जाता है। गन पाउडर ठोस अवस्था में होता है जो पाउडर होता है। हीलियम गैस अवस्था में होता है। कपूर गैस अवस्था में नहीं होता है, कपूर ठोस अवस्था में होता है, तो सी इसके आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, जोधाबाई का महल। देखिए बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, आगरा फोर्ट
आगरा में पड़ता है और जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में पड़ता है। यहाँ अंतर क्या है कि बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का महल ये तीनों अकबर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो जॉर्ज बिंटेक नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बनवाया था, और ये मुंबई में है, जिसको जॉर्ज पंचम के याद में बनाया गया था और रानी मेरी की याद में बनाया गया था। तो इसके आंसर होंगे गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ अंतर यही है कि 3 गो अकबर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, लेकिन बाद में उसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। या आप पढ़े होंगे, मध्यकालीन भारत जब आता है तो बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें आग लगा दिया, उसके पुस्तकालय को जला दिया और पूरा तहस नहस कर दिया। बाद में इस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुत्थान यानी फिर से बनाने का कार्य अमर्त्य सेन ने किया था। तो इसके आंसर क्या जाएंगे, अमर्त्य सेन। ये याद रखना है, वो नालंदा विश्वविद्यालय के संयोजक थे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। देखिए, PMFBI प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यही जो है वो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को बताती है यानी दर्शाती है। तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के बारे में जो दर्शाने का काम है वो कौन करती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी PM से हो गया प्रधानमंत्री और F से हो गया फसल, B से बीमा और Y से योजना। ये याद रखना है। कब हुआ था, 2016 में लागू हुआ था, नरेंद्र मोदी ने इन्हें लागू किया था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, सो देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 में एक त्रिभुज बना हुआ है और इसमें लाइनिंग बना हुआ है जिसको समानांतर यानी पैरेलल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर पैरेलल लाइन के बारे में दर्शा रहा है। यहाँ H है, यहाँ पर I है, यहाँ पर G लिखा हुआ है, यहाँ पर F लिखा हुआ है, यहाँ पर D और यहाँ पर E लिखा हुआ है। सॉरी, सिर्फ 3 ही लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही लाइन है। तो ये चौथा आपका यहाँ मिक्स है बना हुआ, सॉरी थोड़ा सा फिगर में सुधार कर लेते हैं, तो समझ जाइएगा। 3 ही लाइन बना हुआ है, एक 2 लाइन और एक लास्ट में वहाँ 3 लाइन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DE और यहाँ पर C लिखा हुआ है। यही फिगर है आपका। तो कहता है HIGF और DE समानांतर है, यानी HIGF और DE पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो कहता है यदि DG का मान 6 है, D और G का मान कितना है, 6 है, और GH का मान 4 है, GH का मान कितना है, 4 है, FI का मान 8 है, FI का मान कितना है, 8 है। तो कहता है EF का मान बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताना है आपको कि क्या होगा। देखिए, जब समरूपता का नियम पढ़िएगा तो समरूपता का नियम कहता है कि जिसके कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो, तो भुजाएं समानुपाती हो यानी उस अनुपात में कटना चाहिए। तो देखिए, तो 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2 के अनुपात में कटेगा। और यहीं 6 के कई बार काटिएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि 2 मरते कट जाए। जब 4 दूनी 8 यहाँ 2 मरते कट रहा है तो यहाँ 6 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 12। बहुत इजी सवाल था आपको। अगर यहाँ 12 होता तो अनुपात बराबर होता। देखिए, अगर आप करिएगा 4/8 बराबर 6/x, अगर यहाँ का मान निकालिएगा तब, तो देखिए इसके साथ इस भुजा को लिए हैं तो देखिए काटेंगे 4 दूनी 8, 1/2 बराबर 6 यहाँ 12 रखेंगे तो 1/2 आएगा। तो आपको यहाँ का मान क्या रखना होगा, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 तक हो गया। अगले सवाल को देखिए। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, सो देखिए। निवेथा ने एल्बम की तरफ देखते हुए कहा, एक एल्बम एक तस्वीर टंगा हुआ है जिसके तरफ देख करके निवेथा नाम की एक लड़की कह रही है। निवेथा ने देखते हुए कहा कि संगीता की पुत्री, संगीता एक लड़की है जिसके पुत्री के बारे में चर्चा कर रहा है कि संगीता की पुत्री मेरे चाची के भाई की पत्नी। तो सबसे पहले आप मानिए ये निवेथा है, ठीक है। कहता है मेरी चाची, यानी निवेथा बता रही है कि मेरी चाची यानी निवेथा की चाची। तो निवेथा की चाची कौन लगेंगे, देखिए निवेथा ये है, निवेथा के पापा यानी पिता जो होंगे उसके भाई की पत्नी। देखिए ये हुए पिता और ये आपस में दोनों भाई हैं, याद रखना है। तो ये हुए चाचा, पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे, चाचा, और चाचा के पत्नी कौन कहलाएगी, चाची। तो ये बन गई कौन, चाची। तो कहता है भाई की पत्नी है, यानी कहता है मेरी चाची
ये चाची, मेरी चाची के भाई, मेरे चाची के भाई, एक भाई इनका यहाँ चले जाएंगे। तो देखिए चाची के भाई, अगर मम्मी के आपके भाई होते हैं तो मामा जी कहलाते हैं, तो चाची के भाई भी आपके मामा जी ही कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? मामा जी कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, चाची के भाई भी क्या कहलाएंगे? मामा जी कहलाएंगे। तो कह रहा है चाची के भाई की पत्नी, चाची के देखिए एक भाई है और भाई की पत्नी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो भाई की पत्नी, अगर ये मामा जी लग रहे हैं तो ये कौन लगेंगे? मामी जी, ये लगेंगे मामी जी। कहता है मेरी दादी के केवल 2 बच्चे हैं। निवेथा कर रही मेरी दादी के केवल 2 बच्चे हैं, तो पिताजी के पिताजी मतलब कौन कहलाएंगे? माता जी, दादी जी कहलाएंगे। पिताजी के मम्मी दादी जी कहलाएंगे। तो मेरी दादी के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो एक बेटा ये, एक बेटा ये होते हैं। ये तो इनकी पत्नी है और पत्नी के ये भाई हैं, याद रखना है। ये पत्नी का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, और ये इनके भाई और इनके पत्नी, यानी मामी जी हो गया है ना। चलिए कहता है मेरी दादी के और 2 ही बच्चे। निवेथा का संगीता से क्या रिश्ता? और ये लड़की के पास जाकर स्टॉप कर गई है, तो यहाँ पर बोला था संगीता की पुत्री, यानी ये जो है संगीता की पुत्री है। तो संगीता अगर ऊपर बैठेगी तब ने संगीता की पुत्री बनेगी, क्योंकि यहाँ सवाल में बोला था संगीता की पुत्री मेरी चाची के, यानी चाचा के पत्नी, चाची मेरी चाची के भाई की पत्नी लगती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो कहता है बता दीजिए निवेथा का संगीता से क्या रिश्ता है? संगीता से, तो संगीता यहाँ। अब बताइए अगर ये मामा जी मेरे हैं और ये मामी हैं, तो मामी के मम्मी कौन लगेंगे? देखिए मामा जी के मम्मी जिस तरह से नानी जी आपके लगते हैं, उसी तरह से मामी के मम्मी भी आपको नानी ही लगेंगे। यानी इसके बारे में पूछा है जिसके साथ से लग जाए, इसके निवेथा कौन है? तो अगर ये नानी है और ये नतनी है, तो ये नतनी बन गई। कौन रिलेशन हुआ? नतनी का। देखिए इसके आंसर जाने चाहिए क्या? डी नंबर जाना चाहिए। नातिन जो है वो इसके आंसर है। चलिए देख लीजिएगा, इसके आंसर नातिन होने चाहिए। अगर कहीं पर गड़बड़ है तो इनके व्याख्या में देखिएगा, कहीं गड़बड़ दिया हुआ है, बाद में व्याख्या में सुधार कर दिए हैं। तो 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जो है वो राजनीतिक गुरु मानते थे, और भारतीय सेवक समाज के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी याद रखिएगा। अब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है एमजी रानाडे, ये भी ध्यान रखना है। तो याद रखना है गांधी जी के गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हो गए एमजी रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के लिए सबसे बढ़िया सवाल है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी पर किस पर आधारित है? तो देखिए कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, यही इसके आंसर भी हैं। कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर एनएफसी आधारित है। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें। क्या समानता है? नाव, जहाज, पनडुब्बी, नौ, क्रीड़ा नौका, यानी जो याच है, जो छोटा वाला जो आप जहाज देखते हैं उसको बोल रहे हैं। देखिए नाव, जहाज, पनडुब्बी सब पानी में चलते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या है? ये सब पानी में विहार करते हैं, ये बात सही है। लेकिन पनडुब्बी पानी के नीचे विहार करता है, यानी पनडुब्बी जो है वो पानी के अंदर चलता है। कहता है ये सब पानी के पात्र हैं, यानी ये सभी पानी में चलने वाले साधन है। ये इसका बी नंबर इसका सबसे सटीक आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? सो देखिए, कहता है कि इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात कीजिए। आपको बता चुके हैं कि रेंज जब भी ज्ञात करना हो या परिसर ज्ञात करना हो तो करना कुछ न है, ये दोनों जब भी ज्ञात करना हो तो महत्तम में से न्यूनतम अंक को घटा देना है। तो सबसे ज्यादा इसमें देख लीजिए कौन है? सब तो एक ही अंक का है, सबसे बड़ा इसमें 9 है महत्तम अंक। और सबसे छोटा इसमें कौन है? तो देखिए 4 इसमें सबसे छोटा है, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा आंसर? 5 आ जाएगा। तो महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यही होता है रेंज का फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर आइए। 71 नंबर भी रिलेशनशिप से पूछ दिया है, 1 से 2 सवाल रिलेशनशिप के हैं भाई, तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। पद्मा के पिता, मान लेते हैं ये पद्मा है, तो पद्मा के पिता कौन होंगे? मान लेते हैं ऊपर ग्राफ में ले जाते हैं, ये व्यक्ति हैं। पद्मा के पिता के पुत्र, इनके पुत्र, पद्मा लड़की है, इस बात का ध्यान देना नाम से,
है ना, नाम से कुछ चीजें पकड़नी है। पद्मा के पिता के पुत्र यानी इसका पद्मा का कौन भाई, हम कहें मेरे पिता का पुत्र, तो मेरे पिता का पुत्र या तो हम है या तो मेरा भाई होगा। तो पिता के पुत्र की बहन, या तो ये स्वयं पद्मा हो सकती है, नहीं तो इसकी एक और बहन हो सकती है, याद रखिएगा। लेकिन आपस में तो ये बहन का ही रिश्ता है। कहता है बहन अरविंद की माता है, अरविंद की माता लगती है, या तो इसका बेटा अरविंद है या तो इसका बेटा अरविंद है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। कहता अरविंद है। बताइए, कहता अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है, अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है। हर हाल में चाहे मौसी रहे चाहे कुछ भी रहे, दोनों तो पिता यही न है, तो ये दादाजी हो जाएंगे और ये आपके अरविंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा, बताइए अरविंद से, जिसके साथ से लगा होता है उससे दूर जाते हैं, पद्मा के पिता यानी मेरे कौन लगेंगे, दादाजी लगेंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, दादाजी। देखिए बहुत आसान सवाल होता है, आप बस ध्यान रखिए, थोड़ा सा आसानी से बना लीजिएगा। 72 नंबर कथन और निष्कर्ष से सवाल है। क्या है भाई 72 नंबर, समझिए। नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ए नंबर कथन क्या है, तो देखिए कथन ए नंबर, कुछ मेढक भौंकते हैं। मान लेते हैं ये मेढक का ग्राफ है, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता है कुछ मेढक, ये पूरे मेढक में से कुछ मेढक को आप काट लीजिए, कुछ का ग्राफ कट गया। कहता है कुछ भौंकते हैं, कुछ जो है वो क्या करते हैं, भौंकते हैं। देखिए इस सारे मेढक में से इतना जो मेढक आप काट लिए यहां से यहां तक, ये मेढक भौंकने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है। भौंकते हैं, वे सब भौंकते हैं। जो भौंकते हैं वो निश्चित ही काटते हैं। ये कहता है ये वे सब मेढक, देखिए इधर भौंकने वाला मेढक के अलावा भी कोई जानवर, लेकिन इतना दूर जो है वो मेढक ही भौंक रहा है। कहता है जो मेढक भौंकते हैं वो सब काटते हैं, यानी कि जो जितना भी मेढक इतना अंदर में आएगा वो सब क्या है, काटने वाला है। कहता है आगे बढ़िए, दूसरा कथन, कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं। कुछ ऐसे मेढक होते हैं जो सांप को पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे मेढक होते हैं जो सांप को पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें से कुछ मेढक ही है जो सांप को पसंद नहीं करता है, तो कुछ तो होगा जो जरूर सांप को पसंद करता होगा। अगर हम इधर वाला भाग लेते हैं जो सांप को नहीं पसंद करता होगा, तो बाकी जो इधर वाला भाग है वो सांप को पसंद करता होगा, याद रखिए। चलिए, क्योंकि सब नहीं बोला, अगर सब बोलता या कोई बोलता तो सोचते, अगर बोलता कोई मेढक सांप को पसंद नहीं करता है तो मेढक से दूर कर देते, बोलता सब तो सब ले लेते, और बोला कुछ तो कुछ में ऐसे लेंगे। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कोई भौंकने वाला मेढक होगा, भौंकने वाला मेढक यही है जिसे सांप पसंद नहीं होगा। देखिए क्या ये जो भौंकने वाला इतना मेढक है, क्या ये सांप को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भौंकने, इनका बात क्या है, सही है। सांप, कुछ ऐसे सांप मेढक हैं जो भौंकने वाले हैं, लेकिन सांप उनको पसंद नहीं, यानी सांप को टच नहीं कर रहा, तो बात सही है भाई। दूसरा क्या कहता है, जरा सा उन सवाल को देखते हैं। कहता है कोई भी मेढक जो काट लेता है, कहता है जो कोई भी मेढक जो इतना काट लेता है, जरूरी नहीं कि वो भौंकते हैं, जरूरी नहीं कि वो भौंकते हैं। कहता है जो भी मेढक काट लेते हैं जरूरी नहीं भौंकते हैं। देखिए कुछ भौंकता है और कुछ काटता है, तो जरूरी नहीं जो भौंकता है काटता है। देखिए ये जो भाग का भौंक रहा है ये काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, यानी दोनों निष्कर्ष इसके निकलते हैं, 1 और 2 दोनों तर्क संगत हैं। बड़ा ध्यान से समझने वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल भी है, इन सब सवालों पर आपको एकाग्र रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार गिराया गया था या मार डाला गया था, तो बिलाल। अब देखिए ओसामा बिन लादेन क्या है, आप पढ़े होंगे, अलकायदा का नाम सुने होंगे। पाकिस्तान में अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है, उसका संस्थापक था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ये तब चर्चा में आया था जब 2001 में अमेरिका में ये आतंकवादी हमला किया था, तब से ही अमेरिका इस पर गुस्सा में था। तो पाकिस्तान के बिलाल शहर में सूचना मिला अमेरिका को कि पाकिस्तान के बिलाल शहर में छिपा हुआ है, तो अमेरिका के जो सैनिक थे वहां जा करके पाकिस्तान में घुस करके बिलाल शहर में जा करके और ओसामा बिन लादेन को मारते हैं। ये बहुत बड़ी घटना थी, तो याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है अलकायदा के संस्थापक कौन है, तो यही याद रखना है, ओसामा बिन लादेन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 74 नंबर। कहता है एक प्रश्न दिए गए हैं और 3 लेवल दिए गए हैं। एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कितना है, 74। एक प्रश्न दिया गया है जिसके 3 लेवल दिए गए हैं। इन तीनों कथन को दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथनों में से कौन सी जानकारी
जो प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न पहले क्या है भाई, इनका प्रश्न है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहला बात याद रखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी जहां भी भुजा निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहला क्या है, एक कर्ण दिखता है, इसके कर्ण की लंबाई 5√2 है। देखिए बाबू यही कर्ण होता है, इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। और यहाँ कर्ण की लंबाई दे दिया है, देखिए √2 इंटू भुजा जब लगाएंगे और कर्ण का मान है 5√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान 5 आएगा कि नहीं, तो भुजा निकलेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी विकर्ण से क्षेत्रफल निकल सकता है। वर्ग का परिमाप है 20। देखिए परिमाप बोलते हैं चारों बाउंड्री को मिलाकर परिमाप बोलते हैं, यानी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो देखिए परिमाप देल है 20, देखिए यहां से काटेंगे तो भुजा का मान 5 निकल गया कि नहीं, जब 5 निकलेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगला क्या, एक वर्ग की भुजा 5 है, अगला में क्या किया, भुजा का मान 5 दे दिया है, तो भुजा निकलेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कहता है बताइए इनमें से कौन सा आंकड़ा निकालने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए 1, 2 या 3 में से कोई भी एक आंकड़ा उठाइएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि भुजा निकलेगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे। भुजा इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, यानी तीनों में से कोई भी दे दीजिए वो आपका क्षेत्रफल निकाल लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। यदि भरपूर का अर्थ पर्याप्त या प्रचुर है, प्रचुर का मतलब भी होता है भरपूर या भरा हुआ है ना, तो अतिशय नहीं कहते हैं, अति हो गया यानी अत्याधिक हो गया, तो ऑप्शन इसके क्या आ जाएंगे, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है। देखिए मानव तापमान, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 77 है, समझिए बात को, क्वेश्चन नंबर 76 है। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो फ़ारेनहाइट में ये होता है मान, तो कहता अगर इनका मान गिर जाए, यानी सामान्य जो तापमान अभी आपका, जैसे अभी आपका या मेरा है, ये 58.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट होगा, है ना। यही अगर आपका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो बुखार आ जाता है, 100 से पार करता है तो बुखार आ जाता है। तो कहता है इतना कैसे कमी हो जाए, अगर इसमें 0.4 डिग्री की फ़ारेनहाइट की कमी आ जाए तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, जब शरीर का तापमान कम हो जाता है तो इसको हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर पायरेक्सिया। तो याद रखना है, इसके आंसर सब याद रखिएगा समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 77 पर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एल और एम एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिन में करते हैं। तो कहता है बताइए दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे, यानी एल प्लस एम अब दोनों मिल जाएगा तो काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए बाबू एल और एम काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वो 30 दिन में, 90 दिन में। तो आपको पढ़ाए थे कि समय का एलसीएम ही कुल काम होता है, तो समय 30 और 90 का एलसीएम कितना होगा, 90। तो एलसीएम यानी कुल काम कितना, 90। तो 90 पुराने के लिए यहाँ पर 3 रखना होगा, यहाँ 1 रखना होगा, तो 30 3 90 और 90 कम 90 हो जाएगा। तो ये जो होता है क्षमता होता है, एक दिन का किया गया काम, एक दिन में अगर 3 काम करेगा तभी तो 30 दिन में 90 काम करेगा। अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो 90 काम करने में 90 दिन लग जाएगा। चलिए अब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में क्या काम करेगा, 4 काम करेगा। और काम कितना करना है, 90 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा, तो यहाँ भागा मारिया 3 निकलेगा, यानी 90/4। तो भागा 2 इधर पट्टी हो गया 45, यानी 22.1/2 दिन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 77, आ जाए क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए एक देखिए लाइन बना हुआ है इस तरह से, और इसको एक तिरछी रेखा विभाजित करती है ना। यही आपका है, एक्स है दिया हुआ, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है दिया हुआ, यहाँ टी नाम का एक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर रेखा का नाम क्या है, टी ले लेते हैं, रेखा का नाम है। देखिए बाबू ध्यान, सवाल को क्या कहता है, सवाल में एक्स वाई और जेड समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखा उस रेखा को बोलते हैं जिसमें समान दूरी शुरू से लेके अंत तक बना रहे। जैसे रेल की पटरी कभी भी जाके आपस में सट नहीं सकती है, वो दूरी हमेशा बनाए हुए रखती है, वही है समानांतर बोलते हैं।
यानी एक लाइन है इसके पैरेलल में एक लाइन और खींचा जाएगा। कहता है और टी उस सभी को छेदने वाला एक आड़ा यानी तिरछा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची कोणों का मान समान है? तो देखिए सबसे पहले आप इस बात को जानिए, कोण का मान पहले लिख दिया है तो हम भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। देखिए बाबू सबसे पहले इसको आप बात को समझिए। देखिए जब किसी दो समानांतर, 2 या 3 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इसमें कोण पहले कौन कौन से कोण बनते हैं? पहला नंबर है संगत कोण और दूसरा कोण है एकांतर कोण। एकांतर कोण समझिए बहुत बढ़िया से बाबू। संगत कोण उस कोण को बोलते हैं, नहीं कहते हैं जो हाल तेरा वो हाल मेरा, यानी संगत, यानी कहते हैं उसके संगत में बिगड़ गया। तो यानी जो हाल इसका है यहाँ ऊपर वाला और यहाँ ऊपर वाला, यहाँ ऊपर वाला, ये तीनों जो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, आपस में संगत कोण है। यहाँ पर कोई कोण होता, यहाँ पर कोई कोण होता और यहाँ पर ऊपर कोई कोण होता, ये संगत कोण होता। देखिए यहाँ नीचे कोई कोण होता, यहाँ नीचे कोई कोण होता, यहाँ नीचे कोई कोण होता, वो भी संगत कोण होता। अगर यहाँ कोई नीचे होता, यहाँ कोई नीचे होता, यहाँ कोई नीचे होता, तो ये सब क्या आपस में संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो आपसे मान क्या पूछ दिया, ये सब तो देखिए भरा हुआ नहीं है, आपका घर खाली है तो टेंशन नहीं लेना है, खाली रहे चाहे भरे, उससे क्या मतलब है। तो संगत कोण कौन कौन हो सकते हैं? 1, 4, 7, 1, 4, 7। और एक चीज और आप पढ़िएगा, शीर्षाभिमुख कोण, यानी जो कोण इसका मान होता है वो कोण इसका होता है, जो इसका मान होता है वो इसका मान होता है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण बराबर होता है, यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो सोचिए 1, 4 और 7 अगर संगत कोण है और ये बराबर होंगे तो 7 के बराबर 9 होता है, तो हम लिख सकते हैं 7 की जगह पर 9, तो 1, 4, 9 जो है वो संगत कोण के अनुसार से बराबर है। तो आपसे यही पूछना चाह रहा था कि बताइए संगत कोण कौन या कौन बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो 1, 4, 9 इसके आंसर है। देखिए इसमें बराबर तो बहुत सारे होंगे लेकिन हम सबको क्यों लिखे, हम तो ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे जो ऑप्शन में पूछा जा रहा है ना। इसके बहुत सारे संगत कोण बराबर हो सकते हैं। एकांतर कोण क्या होता है वो भी समझ जाइए। एकांतर कोण में क्या है कि अगर मान लिया जाए यहाँ वाला कोण का मान दे दिया जाए, याद रखिएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ वाला कोण का मान दे दिया जाए 6 है, तो इधर वाला कोण का मान एकांतर कोण कहलाएगा, इधर वाला और इधर वाला, यानी देखिए समझिए इधर वाला और इधर वाला, यही एकांतर कोण होता है। तो याद रखना ये वाला और ये वाला क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण भी बराबर होता है, इस बात का ध्यान रखना है। सोचिए ना जब ये आपका इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा, तो इसके बराबर जब ये होगा, सॉरी ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण। ये सब ध्यान रखिएगा, कभी टाइम मिला तो ज्योमेट्री में सब पढ़ना है, बढ़िया समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर 79 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए, कहता है tan 1125 डिग्री का मान बताइए। तो जब भी 360 से पार कर जाएगा तो 360 से भागा मार के देखिएगा कई मर जाएगा, तो 3 3 9 3 मर लेके चलिए, tan इसको लिख सकते हैं 3 गुने 360 प्लस, देखिए पहले 3 में 360 कितना होगा, 36 या 108, यानी 10 कितना 8 हो गया, 10 हो गया, 1125 आपको पहुंचाना है। तो कितना आपको देखिए 36 या 34 18 का 18 10 8 हो गया 1180। अब आपको पहुंचाना कितना है, 1125 पहुंचाना है। कितना और चाहिए आपको भाई, तो 1125 में से जब 1080 घटाइए तो देखिए 5 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, आई तो कहानी खत्म हो गया। कितना बचा 45, यानी 45 डिग्री और जोड़ दिया तो 1125 पूरा जाएगा। जब भी 360 से ज्यादा मान निकालना होगा तो इसी तरह से तोड़ के निकालेंगे, याद रखें 360 गुने 2 360 गुने 3, जहां तक जय बात लग जाए। तो ये 360 वाला का वैल्यू नहीं होता है, कोई कहानी खत्म हो जाता है, खाली आपको बताता है tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका आंसर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 79 के बाद 80 नंबर पर, कहता है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस क्रिया किया जाता है, या डायलिसिस क्रिया किया जाता है। देखिए डायलिसिस वर्ड जो है गुर्दे से संबंधित है। जब गुर्दे में खराबी आ जाती है तो गुर्दा जो होता है जब वो खराब हो जाएगा
तो रक्त सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, वो ऑक्सीजन में ज्यादा कम रहेगा और ऑक्सीजन कम रहेगा और CO2 ज्यादा हो जाएगा, यानी वो सही ढंग से रक्त का शुद्धिकरण नहीं कर पाता है। तो याद रखिए गुर्दे की खराबी में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 81 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 भी जो है वो क्या है, GS का है। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? कृष्ण विवर बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है, जब तारा जो है बहुत दिनों के बाद क्या होता है, उसमें हीलियम धीरे धीरे हाइड्रोजन जो है टूटते हुए हीलियम बनाते हुए इस तरह से काफी सघन हो जाता है, काफी वो सट जाता है, तो एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल में कहा जाता है इसके आर पार कोई वस्तु नहीं जा सकती। अगर इसके पार में अगर प्रकाश भी इसके अंदर चला जाता है तो वो सोख लेता है, पता नहीं चलता है कि वो कहाँ जाता है। ये बिल्कुल काला जैसा लाइट एकदम बनाया हुए है, इसमें कुछ भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ। ये अंतरिक्ष में बना हुआ है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की जानकारी के लिए न्यू स्टार अंतरिक्ष अभियान चलाया गया था। ये सब बातें याद रखना कि ज्यादा डीपली हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है सेल्फ प्रैक्टिस में। अगर बहुत हम इन सब चीजों को डीपली बताने लगेंगे तो 2, 4, 5 क्वेश्चन में ही पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? देखिए गर्मी को अवशोषित करने के लिए जब आप रेफ्रिजरेटर में वस्तु को रखते हैं तो आप देखते होंगे वस्तु कितना गर्म होने लगती है, धीरे धीरे क्या करेगा, उस वस्तु के गर्म को अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा और देखिएगा पानी जैसा छूट जाता है और वही वाष्पिक प्रक्रिया के द्वारा रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। तरल अवस्था में तरल के लिए वाष्पीकरण, वो ठंडा पानी में डालेगा तो पूरा वाष्पित हो जाता है। वो देखिएगा पानी लगाता है बोतल पर तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है इसको देखिए, एक कार की गति 80 किलोमीटर पर आवर है। एक कार है जिसकी गति कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब वो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो सोचिए अगर 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलता है तो 6 घंटा में कितना चलेगा, 80 गुने 6 यानी 6 घंटा में कार कितना चल जाएगा, 6 चौके 8 48 यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्योंकि 1 घंटा में 80 तो 80 छक 480 है ना। अब 480 कहता है कार बी उसी समय में यानी 6 घंटा में कार बी, कार ए था, अब आया कार बी उसी 6 घंटा में, उसी 6 घंटा यानी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम, कार ए कितना दूरी तय किया है देखिए तो 480 और इससे कहता है 60 किलोमीटर कम, तो 60 किलोमीटर जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 420 किलोमीटर। कहता है बताइए कितना समय में कितना गति क्या है, तो दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, 6 घंटा में तय करना है भाई, तो 420 बटा 6 42 चाल रखना होगा 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर क्योंकि देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी 420 है ना बचल हुआ है, 60 तो कम ही चला है, तो 420 को समय कितना 6 घंटे में तय करना है यानी 70 किलोमीटर पर आवर आपको चाल रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा गया है, वॉइस बॉक्स। कंठ को कहा गया है मानव शरीर में, कंठ को वॉइस बॉक्स, वॉइस नहीं होता है आवाज, वॉइस बॉक्स कहा गया है कंठ को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 था, क्वेश्चन नंबर 85 पर आइए भाई। कहता है 72 और 68 का मौसा निकालिए। ग्रेट मतलब वही हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम निकालना है बाबू। तो देखिए महत्तम जब निकालना रहेगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ऑप्शन से ही बना लीजिएगा। ऑप्शन है 12, 4, 6 और 63, यही है ऑप्शन। देखिए महत्तम वह संख्या होती है जो पूरा संख्या को काटती है। 12 से 72 कटेगा, 12 से 64 कटेगा, 12 से 68 कटेगा, नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 4 से देखिए 72 कट जाएगा, 18 चौक 72 और यहाँ पर 17 चौक 68 दोनों कट रहा है तो ये आंसर हो सकता है। 6 से ही कटेगा, ये नहीं कटेगा, 63 से ही नहीं कटेगा। तो महत्तम वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काटे या किसी भी संख्या को काटता है, तो 4 इसका आंसर है। 4 दोनों को क्या कर रहा है, पूरा काट रहा है। हो गया क्वेश्चन नंबर 85 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है सो देखिए, कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपका है CAFDIGLJ
OM और अगला ज्ञात करना है। उसके बाद US और XV भी लिखा हुआ है, US और XV भी लिखा हुआ है। देखिए 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 मानो तो R का 1 3 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 RP हो जाएगा आंसर। तो बस 3 3 क्या किया गया, सब में प्लस कर दिया, एक घर छोड़ करके 3 3 क्या किया गया, प्लस कर दिया गया। बहुत ही सवाल था, आप आसानी से बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि नीचे एक विधान ए और एक कारण दिए गए हैं। कारण कहता है बताइए इसमें से क्या कथन का जो दिया हुआ है कथन, क्या उसको कारण सही बताता है या गलत बताता है। देखिए कथन क्या है, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। जब वर्षा का पानी का जल पड़ता है तो कहता है जो मिट्टी संचित है उसको कम करता है ना, उसको घटाता है, क्षरण को कम करता है। कारण क्या कहता है, जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्षा का जल गिरेगा और उसको आप संचित नहीं करिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा। अगर वर्षा का जल आप संचित करते हैं तब आपको बहुत सारे कामों में फायदा कर सकता है वर्षा का जल। और आपको पता होना चाहिए, एक सवाल भी ये भी आ सकता है, सबसे शुद्ध वर्षा का जल ही होता है। इस बात को ध्यान रखना है, सबसे शुद्ध कौन सा जल होता है, वर्षा का जल, याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर जाना चाहिए ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि आर जो है वो सही नहीं है। वर्षा के जल को आप बर्बाद मत कीजिए, उसका यूज कीजिए। चलिए 87 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 88 पर आइए। कहता है टॉम ने कहा जेरी की चाची मेरी मामा के पिता की दूसरी पुत्री है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 88 को, सवाल को ध्यान समझिए। जेरी की चाची, यहाँ पर रोक दीजिए। मेरी माता के पिता, मेरी यानी टॉम नाम का व्यक्ति है, वही कह रहा था कि टॉम ने कहा कि जेरी की चाची मेरी माता के पिता। तो टॉम के माता के पिता, माता के पिता कौन लगेंगे, नाना जी। मम्मी के आपके पापा कौन लगे, मम्मी के पापा, मम्मी के पति नहीं, मम्मी के पति पिताजी लगेंगे। मम्मी के पापा यानी मम्मी के पापा कौन लगेंगे, नाना जी। तो कहता है कि मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री यानी मौसी, इनकी क्या हो गई, मौसी। दूसरी पुत्री मतलब आपके नाना की दूसरी पुत्री मौसी लगेगी, दूसरी पुत्री। और मेरी नानी को केवल 2 ही पुत्री थी। और जब नाना के 2 पुत्री है तो नानी की भी तो 2 ही पुत्री होगा, तो 2 पुत्री दिया हुआ है भाई। कहता है 2 पुत्री है। जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, कहता है मेरी नानी की केवल 2 पुत्री है। ये जो लड़की है यही है जेरी की चाची, यही है जेरी की क्या चाची लगती है। जेरी की चाची लगती तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्ति औरत है वो जेरी की माँ लगती होगी, क्योंकि 2 ही पुत्री है। नाना जी के 2 ही पुत्री हैं, इससे ज्यादा पुत्री तो हो नहीं सकता है। तो अगर ये चाची लग रही है तो ये औरत माँ हुई कि नहीं, क्योंकि 2 ही औरत है। अब सोचिए अगर ये माँ हुई यानी टॉम की ये बहन आएगी जेरी, जेरी क्या लगेगी, टॉम की बहन, याद रखना। तो सवाल में पूछ दिया जेरी की माता का, जेरी की माता कौन है भाई, ये औरत है। जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, जेरी की माता का टॉम से, तो टॉम की भी माँ है और जेरी की भी माँ है, इसका आंसर जाएगा माता, माता का रिश्ता है। चलिए भाई आते हैं अगला सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 हो गया था, माता उसके आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, छोटी कोष्टक है -1, फिर छोटी कोष्टक है -3, यानी ये गुना में है, याद रखना है, फिर +3। बड़ी कोष्टक इसको बोलते हैं, बड़ी कोष्टक, फिर मंझली कोष्टक दिया हुआ है, मंझली कोष्टक के बाद लिखा हुआ है 1, छोटी कोष्टक, सॉरी छोटी कोष्टक ही है, मंझली कोष्टक नहीं है, बड़ी कोष्टक और छोटी कोष्टक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया 1/2 और फिर है उसके बाद लिखा हुआ 1/4, उसके बाद -2, फिर लिखा हुआ 1/4 गुने 1/5 और कोष्टक को बंद कर दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 6 -6 यहीं पर है क्योंकि 6 गुना दीजिए, माइनस से आगे बढ़ेंगे -1, उसके बाद है -2 प्लस -1 और गुने 0, यहाँ 0 लिखा हुआ है।
यही आपका सवाल है। देखिए बाबू, यहाँ जो 6 लिखा हुआ था ये गुना में था, इसीलिए यहाँ पर रखे हैं। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। 3 एकम 3 गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3 पहले छोटी कोष्ठक का काम होता है, इसलिए छोटी कोष्ठक का काम कर रहे हैं। तो 3 एकम 3 हो गया प्लस 3। अब यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/4, क्योंकि गुना में है, -2। फिर यहाँ पर आएंगे 1/4 गुने 1/5। और देखिए इन सब के बाद लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिए, -2 एकम कितना, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 प्लस इसके साथ गुना हुआ, 0 के साथ गुना किया 0 हो गया, तो कोई प्रभाव इसको पड़ने वाला नहीं है ना। यही सवाल है आपका। चलिए अब देखते हैं जरा सा भाई। देखिए 3 प्लस, यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 एकम 2 के कारण 2 हो गया है, प्लस 2 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3 अंडर, देखिए 1/4 दूनी 8, नीचे नीचे गुना हुआ -2, 5 चौके 20, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ गुना में 1/20, ये हो जाएगा। तो ये जब 2 है इसको काटेगा तो कितना बन जाएगा, 1/10 बन जाएगा, क्योंकि गुना 6 है और प्लस 2 लिखा हुआ है। देखिएगा 3 + 3 1/8 और 2 है तो यानी -1/10 गुने 6 + 2, यही है। तो देखिए अब हो गया 3 प्लस, अब देखिए ये दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुने यानी 10 चौक 40 और 8 और 10 चौक यानी 5 में से 4 गया, तो 1 यानी 1/, देखिए ऊपर बता देते हैं यहाँ से हटा करके, ठीक है, इधर बता देते हैं। तो हो जाएगा 3 + 3 और इंटू में है 1/, तो इधर लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 40, 5 8 का लघुत्तम कितना 40 होता है, 8 तो 5 और 8 चौके 10 चौके 40 के लिए हो जाएगा। इधर पट्टी कितना 6 + 2, यही आपका बचा हुआ है। अब देखिए 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो हो जाएगा 3 + 3/40, क्योंकि 1 से गुना करेंगे 3 में, तो अब गुने 6 है तो छोटी 18 कर देते हैं, प्लस 2 है तो छोटी 18 यानी 3 + 18/40 + 2, यही है। चलिए तो अब इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये जगह 9, इसको हो जाएगा 20, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 3 + 9/20 + 2 कितना हो गया। तो इतना को सोल्यूशन करते हैं तो लघुत्तम कितना हो गया 20, 20 × 60 + 9 + 20 दूनी कितना 40, तो 40 और 60 कितना 109, 109/20, 109/20 आना चाहिए। तो कैलकुलेशन था इसमें कैलकुलेशन था, चलिए कर दिए हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो बताइएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, बस बड़ी कोष्ठक छोटी कोष्ठक पर ध्यान देना था और कुछ नहीं था। 109/20 इसके आंसर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 89 नंबर हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, याद रखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पानी के बारे में पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 90 है। तो पानी जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। आंसर नंबर डी। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर इसके क्या बन गए, डी नंबर, सी नंबर इसका आंसर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O हाइड्रो, है ना। यहाँ पर चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, सोच देखते हैं। 91 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। एक बैंक बचत खाते में 4% के दर से छमाही ब्याज देती है, वर्ष के अंत में ब्याज दर बताइए, यानी टाइम दिया हुआ 1 वर्ष में है और छमाही ब्याज है, क्या है दर बताना है आपको, छमाही ब्याज है। याद रखिए छमाही ब्याज में क्या होता है, समय में 2 से गुना और दर में 2 से भागा, समय में 2 से गुना और दर में 2 से भागा, तो हो जाएगा 2% 2 वर्ष के लिए। इसी का आपको निकालना है वर्ष के अंत में जमा करता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2r r² का यूज करना होगा। 2r, तो r का मान 2 है तो 2 दूनी 4.2 का स्क्वायर 4, 0.4 लिखना पड़ता है, यानी 4.04%, यही हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये हम कई बार पढ़ा चुके हैं, आपको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन के बाद है 92 नंबर, 92 नंबर। सैनिकों की एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाना है, जिसकी पहली पंक्ति में केवल 1 सैनिक है, अगली पंक्ति में 2 सैनिक हैं, इसी तरह से प्रत्येक पंक्ति में सैनिक बढ़ जाते हैं। यदि कुल संख्या देखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सो देखिए
आप पढ़े होंगे, अगर एक पार्टी में कोई व्यक्ति जाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिल जाएंगे। तो ऐसे सवालों को आप बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक सवाल, इसके फार्मूला करेंगे, यूज n इंटू एन प्लस 1/2, यानी देखिए कितने 11 पंक्ति बने हैं, तो 11 इंटू 11 1 12 बटा कितना 2 काटेंगे तो 11 छक कितना 66 बार इसको सैनिक को खड़े करने होंगे। कहता है सैनिकों की एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाना है, जिनके प्रत्येक पंक्ति में केवल एक सैनिक है, अगली पंक्ति में 2 सैनिक हैं, उसी तरह से अगले प्रत्येक पंक्ति से एक सैनिक बढ़ जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए इस रूप में खड़ा करना है आपको, ठीक है। तो पहला पंक्ति में एक व्यक्ति, दूसरा पंक्ति यहाँ बना तो 2 व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति हुआ तो 1 2 3 गो हो गया, चौथा हुआ तो 1 2 3 4 गो हो गया, पांचवा हुआ तो 1 2 3 4 5 गो हो गया। तो ऐसे चीजों को बनाने के लिए पूछेगा बताइए अंतिम तक कितना पिरामिड में हो जाएगा। तो इसके लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1/2, तो आपके आंसर आ जाएंगे, यानी कुल कितने 66 व्यक्ति को खड़ा किया जाना है। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, सो देखिए कहता है निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय प्रचालक प्लस और भागा को आपस में बदला जाए, यानी प्लस को भाग में बदल देना है और पूरे समीकरण में 5 को 2 से बदल दिया जाए, जहां पर भी 5 लिखा है वहां पर 2 लिख देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो समीकरण क्या है, उसको सोल्यूशन करना है, 5 - 11 प्लस 1 गुना 5 भागा 50, इसी को सॉल्यूशन करके बताना है कि कितना आएगा। तो 5 को कितना 2 से चेंज करना है, लिखेंगे 2 - 11 प्लस की जगह पर भाग, तो भागा 1 गुने 5 की जगह पर 2 तो 2, अब भाग की जगह पर प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों चेंज होगा। अब 5 और 0 लिखा है, 50 लिखा है तो 5 की जगह पर 2 0 कर देंगे तो 2 0 हो जाएगा, इसी को सॉल्यूशन कर देना है। 5 की जगह पर 2 है लिखा हुआ इसलिए लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं तो जाएगा 2 - 11 बटा 1 गुने 2 प्लस 20, तो 11 दूनी 22, यानी 2 - 22 प्लस 20, 20 और 2 22, यानी 22 में से 22 चल गया तो बचा क्या 0। इसका आंसर क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। चलिए तो करना कुछ नहीं था, बस मान चेंज कर करके सॉल्यूशन करना था और कुछ नहीं था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज में, खास के कैलकुलेशन पर तो बहुत ध्यान रखिए, इन सब चीजों को गलती नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, एक समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल का बंटवारा करना है। 94 नंबर क्वेश्चन, 8 बच्चे हैं और 12 पेंसिल का, एक दर्जन में कितने पेंसिल 12 पेंसिल। कहता है पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए, तो समान पेंसिल मिलने के लिए 8 और 12 का लघुत्तम निकालिए, 8 12 महत्तम, 8 और 12 का मस, 8 और 12 का मस निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा महत्तम। देखिए इसको तोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 टूट जाएगा, तो 8 से 4 से ही कटेगा, लेकिन 8 से 3 नहीं कटेगा तो 2 खत्म हो गया, यानी चरका पहाड़ा दोनों को काटेगा, तो महत्तम कितना हो गया 4 हो गया। तो सवाल में कहता है कि प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, यही आपसे सवाल पूछ दिया कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए टोटल बच्चे कितने थे 8 बच्चे थे और सबको 4-4 के संख्या में पेंसिल बांटना है, तो सबको कई पेंसिल बटेगा, 2-2 पेंसिल बटेगा। बहुत इजी सवाल था, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, थोड़ा सा महत्तम निकाल दिए तो दोनों को बंटवारा के रूप में करना था। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, IMO का विस्तारित रूप क्या है। तो IMO का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएंगे सी नंबर। अगला है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा जो है वो कहाँ है, तो याद रखना ये सिर्फ कि कभी इंग्लिश भाषा में दे दिया है, सवाल वही है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा आपके वाशिंगटन में पड़ता है, अमेरिका में वाशिंगटन में। अगला है 97 नंबर, भारत में वर्ष 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 98 आइए 98 पर, कहता है कि पद का अगला पद याद कीजिए, 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, खाली स्थान है, 55 है और 71 है। कितने का अंतर है 6 का, देखिए कितने का अंतर है 8 का, देखिए कितने का अंतर है 10 का। देखिए अब कितना हुआ 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 का अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 41, 12 में फिर 14 का अंतर कीजिएगा तो आ जाएगा 55, तो 41 यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में, बस लगातार वृद्धि किया गया, तो बहुत ही इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 99 पाइए, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो कश्यप पारुपल्ली ने बैडमिंटन में 2014 में जो है वो स्वर्ण पदक जीता था।
क्वेश्चन नंबर 100 पर आइए। देखिए जीएस वगैरह कुछ याद रखिए, पुराने सवाल हैं 2014 के, तो उन पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। एक वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है और 20% लाभ प्राप्त किया जाता है, विक्रय मूल्य कितना होगा। एक वस्तु 20% की हानि से रुपए में बेची गई। देखिए यहाँ पर सवाल में मिस प्रिंटिंग है, कितने रुपए में बेची गई ये सवाल में लिखा हुआ नहीं है। 100 नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पर कितने रुपए में बेची गई है ये नहीं है। फिर भी हम आपको व्याख्या दे करके आपको मतलब ये आपको क्या इसके होने चाहिए 3600 रुपए, इसमें सुधार करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में 2400 रुपया बोला गया है। क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिएगा, 2400 रुपया लिखा हुआ छूट गया है। कहता है 20% हानि में बेची जाती है, तो 20% हानि का मतलब हुआ 80% में बेचा गया और रुपया में 2400 में, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24 यानी 30 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 30 आ गया। तो पूछता है 20% के लाभ पर, तो जब आप 100% वस्तु था और 20 के हानि पर बेचे तो 80 में, और अगर 20 के लाभ पर बेचिएगा तो 120 में बेचिएगा, तो 12 तिया 36, 3600 आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या हो गया ना कि 2400 रुपया छूट गया, सवाल में गलती से 2400 रुपया नहीं है। अगर आप सुधार करना चाहिएगा तो पीछे जब व्याख्या पर जाइएगा तो देखिएगा 2400 रुपया लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर इस सवाल में 2400 छूट गया तो हम सवाल गलत मानेंगे, क्योंकि आंसर तो आ नहीं सकता है। लेकिन अगर सुधार करने की कोशिश कीजिएगा आप सीखने के लिए, तो 2400 रुपया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 80%, 20 के हानि पर बेचा गया यानी 80 में बेचा गया, तो 80% बराबर 2400, तो 1% का वैल्यू 30, तो बोला 20 के लाभ पर यानी 120 में कितना में 3600 रुपये में बेचा जाएगा। तो आज हम 100 नंबर सवाल तक बता दिए। आज आपका सेट नंबर 9 का पार्ट 2 था, जिसमें हम 51 नंबर से 100 नंबर तक बताए। अगले क्लास में हम सेट नंबर 10 पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सेट नंबर 10 में किस प्रकार के सवाल पूछे गए और हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। देखिए जब भी आप सेट को खत्म करते हैं तो उससे पहले आप सेट बनाएं। जैसे अगर हम कल आपको सॉल्यूशन भेजेंगे सेट नंबर 10 का, तो आज ही आपको सेट नंबर 10 बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी गलतियां पता चलेगी, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हमको कहाँ सुधार करने की जरूरत है, कौन सा सवाल मैथ रीडिंग छूट जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बहुत सारी बातें हम समझाए हैं, तो उन बातों के अनुसार से आप एक योजना बनाएं, और अभी भी आपके पास टाइमिंग है, आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सेट नंबर 10 में, तब तक के लिए धन्यवाद।